गुड इवनिंग। स्पीड ऑफ सक्सेस क्लासेस के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आप लोग का स्वागत है। और अभी हम जो लेकर आए हैं ये मिसलेनियस क्वेश्चन है। तो ये मिसलेनियस क्वेश्चन आप लोग को बार बार बोलते हैं कि जो भी हम सेट डालें या फिर अलग तरीके से जो आप लोग को हम बताएं पढ़ाते हैं उसको आराम से आप लोग देखेंगे, क्योंकि उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। चाहे आप किसी भी चीज़ का एग्जाम दीजिए, उससे बाहर नहीं आने जा रहा है। आप लिखेंगे जरूर, कॉपी में लिखने का प्रयास जरूर करेंगे। तो चलिए हम लोग सेट की तरफ बढ़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है हाइड्रोफाइटा। तो हाइड्रोफाइटा क्या है भाई? तो हाइड्रोफाइटा एक जलीय पौधा है, याद रखिएगा। हाइड्रोफाइटा, हाइड्रो का मतलब ही होता है जल, तो एक जलीय पौधे के रूप में हाइड्रोफाइटा को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, आयरन कॉपर विटामिन को कौन संचित करके रखता है? याद रखिएगा। तो आयरन को, कॉपर को, विटामिन को कौन संचित करके रखता है? तो यकृत जो है, लीवर जो है संचित करके रखता है। सुनेंगे, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। यह आयरन, कॉपर और विटामिन को संचित करके रखता है। लीवर के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान जाएं। अगर लीवर में कहीं प्रॉब्लम्स आते हैं तो जॉन्डिस रोग होता है, यानी पीलिया रोग होती है। ठीक है, इसका वजन देखेंगे तो 1.5 से 2 किलो है वजन। इसमें और भी हैं, जैसे हिपैरिन हो गया, फाइब्रोनेजेन हो गए। ये प्रोटीन होते हैं और इनका उत्पादन जो होगा वो लीवर नहीं होता है। यानी हमारे शरीर के लिए लीवर जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण कह सकते हैं ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछेगा तो सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, दूसरी आपको तो मालूम है, इसके पहले वाले सेट में हम बता भी चुके थे, अग्न्याशय है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि आयरन, कॉपर, विटामिन को संचित करके रखता है। तो कौन रखता है भाई? यकृत यानी लीवर। क्वेश्चन नंबर 3, पदार्थ की चौथी अवस्था कौन है? तो पदार्थ की चौथी अवस्था है प्लाज्मा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, लिपुलेख दरा है। तो लिपुलेख दरा कहाँ है भाई? तो उत्तराखंड में। ठीक है, सुनेंगे एक फार्मूला, माना दरा, नीति दरा और लिपुलेख दरा। यानी इसको हम लोग याद कर सकते हैं मालिनी से, या फिर ऐसे भी याद कर लीजिए, नीति दरा, लिपुलेख दरा और माना दरा। या आप मालिनी याद कीजिए या फिर नीलिमा याद कीजिए। ये अगर आप याद रखेंगे तो ये जो भी दरें हैं ये हैं उत्तराखंड में। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? लिपुलेख दरा कहाँ है? तो ये है उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 5, अष्टदिग्गज रहते थे। तो याद रखिएगा, ये कृष्ण देव राय के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे। अष्टदिग्गज ये कवि हुआ करते थे। और तो ये कृष्ण देव राय, लेकिन आपके पास ऑप्शन एक और रहेगा, याद रखिएगा, वो रहेगा शिवाजी। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि अष्ट प्रधान किसके दरबार में रहते थे, तो अष्ट प्रधान शिवाजी के दरबार में रहते थे। लेकिन अगर अष्ट दिग्गज पूछेगा तो ये है कृष्ण देव राय। जहां होता है हम आप लोग को समझाते चलते हैं। क्वेश्चन कम रहते हैं, लेकिन आप लोग को हम भले ही बोल चुके हैं कि क्वेश्चन कम लाने का मेरा रीजन क्या है, ताकि एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझा जा सके। क्वेश्चन नंबर 6, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो ध्यान रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष। सुनेंगे, जब किसी चीज पे अगर विवाद होता है तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक जो बुलाया जाता है वो बुलाए जाते हैं राष्ट्रपति के माध्यम से। ठीक है, वहां पे अनुच्छेद 108 का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर इसकी अध्यक्षता की बात पूछेगा, ऑप्शन में दोनों रहेगा, राष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष। तो संयुक्त अधिवेशन बुलाएंगे राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता कौन करेगा? तो अध्यक्षता करेंगे लोकसभा अध्यक्ष। तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 7, याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। अल्फ्रेड पार्क प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा, ये चंद्रशेखर आजाद के लिए प्रसिद्ध है। 27 फरवरी 1931 ईस्वी को जब अंग्रेजों के साथ एक संघर्ष होता है जिसमें वो खुद अपने आप को गोली मारकर शहीद हो जाते हैं। ठीक है, तो अल्फ्रेड पार्क में ही वो शहीद हुए थे। और अल्फ्रेड पार्क जो है वो इलाहाबाद में स्थित है।
इसमें एक और क्वेश्चन आपसे कभी कभी पूछता है, सुनेंगे ध्यान से, उसको हम बोर्ड पे नहीं लिखे, आप लोग ध्यान से केवल सुन लीजिएगा। कभी पूछता है कि क्रम बताइए कि सबसे पहले कौन। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाएगा कि चंद्रशेखर आजाद की शहादत, गांधी इरविन समझौता और भगत सिंह की शहादत, तो सुनेंगे सबसे पहले हुआ चंद्रशेखर आजाद की शहादत 27 फरवरी 1931 ईस्वी को। उसके बाद गांधी इरविन समझौता है 5 मार्च 1931 ईस्वी को। और फिर भगत सिंह को जो फांसी की जो सजा जो दी जाती है वो 23 मार्च 1931 ईस्वी को। तो ये क्रम भी कभी कभी एग्जाम में पूछता है, इसीलिए हम आप लोग को बता दिए। और इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि थोड़ा सा मेरा अलग रहता है ताकि हर चीज को समझाया जा सके और कुछ रहे नहीं, बस जो भी हो आप लोग के लिए तो सब कुछ दे दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 8, सहकारिता आयोग का संबंध किससे? तो ध्यान से सुनिएगा, सहकारिता आयोग का संबंध केंद्र राज्य संबंध से है। सुनेंगे, रंजीत सिंह सहकारिता यानी रंजीत सिंह सहकारिता आरएस सहकारिता के नेतृत्व में 1983 ईस्वी में एक आयोग का गठन किया गया केंद्र और राज्य के लिए, यानी केंद्र राज्य संबंध उनके विवाद के निपटारों के लिए एक आयोग का गठन किया गया था जिसको बोला गया सहकारिता आयोग। यानी रंजीत सिंह सहकारिता की अध्यक्षता में 1983 ईस्वी में सहकारिता आयोग का गठन किया गया। सुनेंगे, इसने अपनी रिपोर्ट जो दी, इन्होंने अपनी ये आयोग जो रिपोर्ट जो दिया ये दिया 1987 ईस्वी में। याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक और इसमें और क्वेश्चन है कि पुंछी आयोग का संबंध किससे है? तो पुंछी या पंछी आयोग देता है, तो पुंछी आयोग का जो संबंध है वो भी केंद्र राज्य संबंध से ही है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन यानी सहकारिता आयोग 1983 और पुंछी आयोग 1906-07 में, तो पुंछी आयोग का संबंध भी केंद्र राज्य संबंध। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि सहकारिता आयोग का संबंध किससे है? तो केंद्र राज्य संबंध से है। क्वेश्चन नंबर 9, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो सुनेंगे, उस समय था सोवियत संघ, यानी आज वर्तमान में रसिया, यानी सोवियत संघ की जो था उसके सहयोग से ही बोकारो स्टील प्लांट, भिलाई, ठीक है, बरौनी तेल शोधक कारखाना, तो ये जितने भी 20 हैं याद रखिएगा, ये सब सोवियत संघ के सहयोग से ही स्थापित किए गए थे। यानी पहले सोवियत संघ ही बोला जाता था। 1991 ईस्वी में सोवियत संघ कई देशों, लगभग कहा जाता है कि 15 छोटे छोटे अलग देशों में बटा, और उनमें एक रसिया भी है, रूस भी है। तो उसके बाद ये रूस के रूप में हम लोग जानते हैं, तो इसीलिए हमने सोवियत संघ यहाँ पर लिखा। ठीक है, तो सोवियत संघ ने किन किन चीजों को भारत में स्थापित किया? तो याद रखिएगा, मैक्सिमम जो 20 से याद रखिए, भिलाई, बोकारो स्टील और बरौनी तेल शोधक कारखाना, ये सब ये जो भी स्थापित जो किया गया था ये किया गया था सोवियत संघ के सहयोग से। क्वेश्चन नंबर 10, प्रेस मुक्तिदाता के नाम से किस को जाना गया? तो याद रखिएगा, चार्ल्स मैटकॉफ। ये अस्थायी तरीके से भारत में शासन कर रहे थे, ये बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में। उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल उस समय भारत के ये गवर्नर जनरल हो गए थे, क्योंकि 1835-36 में, क्योंकि गवर्नर जनरल का पद, भारत का गवर्नर जनरल का पद 1833 में ही आ गया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में ही। तो ये गवर्नर जनरल के रूप में काम कर रहे थे, और ये जब आए 1 साल के लिए तो उन्होंने प्रेस पर से जो भी प्रतिबंध था उन्होंने हटाया, तो इसीलिए इनको प्रेस मुक्तिदाता के नाम से जाना जाता है। तो प्रेस मुक्तिदाता के नाम से जाना गया चार्ल्स मैटकॉफ को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11, कैप्टन हॉकिंस आया था, तो याद रखिएगा ये जहांगीर के दरबार में आया था। तो कैप्टन हॉकिंस जो आया वो जहांगीर के दरबार में आया, और जहांगीर का आप लोग शासनकाल जान ही रहे हैं, इसके पहले भी बता दिए थे कि 1605 से लेकर 1627, और जहांगीर को न्याय के जंजीर के लिए याद किया जाता है, और चित्रकला का चरमोत्कर्ष इन्हीं के शासनकाल में था। एक चीज और जहांगीर के बारे में बता दे रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सूरत में जो पहली जो व्यापारिक जो कोठी जो खोली थी 1608 ईस्वी में, 1608 में,
तो वो भी जहांगीर के शासनकाल में ही, क्योंकि जहांगीर का शासनकाल अभी हम आपको बताएं कि 1605 से 1627। तो ये क्वेश्चन है कि कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आया था या आया था किसके शासनकाल में, तो ये आया था जहांगीर के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 12, केसरी के संपादक, तो याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक, सुनेंगे ध्यान से। मराठा और केसरी का जो संपादन जो किए थे वो बाल गंगाधर तिलक ही किए थे। केसरी का जो संपादन जो किए इन्होंने मराठी में किया, और मराठा का जो इन्होंने जो किया वो उन्होंने अंग्रेजी में किया, यानी केसरी का मराठी में और मराठा का अंग्रेजी में इन्होंने प्रकाशन किया था। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये भी कि किस भाषा में, तो केसरी का मराठी में और मराठा का अंग्रेजी में। एक और बाल गंगाधर तिलक से कि 1893 में इन्होंने गणेश उत्सव की शुरुआत की और 1895 में शिवाजी महोत्सव को इन्होंने प्रारंभ किया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गणेश उत्सव की शुरुआत किसके द्वारा किया गया, तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था 1893 में, और शिवाजी महोत्सव की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था, तो ये भी किया गया था 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि केसरी के संपादक थे तो तिलक। देखिए हम बिल्कुल हड़बड़ाते नहीं है, 10 क्वेश्चन रहे, 15 क्वेश्चन रहे, 20 क्वेश्चन रहे, 30 क्वेश्चन रहे, हम जो हमारी आदत है आप लोग भी समझ गए होंगे, हम एक्सप्लेन करेंगे ही, जहां हमको लगेगा कि एक्सप्लेन करने की बात आएगी हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, आप देखिए या ना देखिए वो फर्क नहीं पड़ता है वीडियो, हम तो डायरेक्ट अभी भी आप लोग के सामने बोल रहे हैं, आप लोग देखेंगे तो बेनिफिट भी होगा, लेकिन हम आप ही लोग के बेनिफिट के लिए, ये नहीं कि मेरा सब्सक्राइबर बढ़े, मुझे कौन लाइक करता है डिसलाइक करता है उससे फर्क नहीं पड़ता है, ये है कि हम अपना सब कुछ चाहते हैं कि स्टूडेंट को दिया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, ऊर्जा कैसी राशि है, तो याद रखिएगा ऊर्जा एक अदिश राशि है। एक चीज पहले आप लोग को बता चुके थे कि एक चीज याद रखिएगा, बीटी, हिंदी में याद रखिए बीटी, और इस बीटी फॉर्मूले के तहत याद रखिएगा हम यहां लिख दे रहे हैं बीटी, बी अब हिंदी में देखेंगे बल, वेग, विस्थापन, और टी से त्वरण, ये जो होते हैं ये सदिश राशि होते हैं। अगर आपको समझ में एग्जाम में नहीं आ रहा है कि सदिश है कि अदिश है, तो ये बीटी फॉर्मूला याद रखिए, बल, वेग, विस्थापन और त्वरण। ठीक है, अगर निगेटिव नहीं है तो आप, अगर ये है तो ये तो सदिश हो गया, बाकी नहीं है, अगर आपको लगे इस समय है क्या है कंफ्यूजन में, ऊर्जा जैसे कि हम दे दिए, तो ये कहीं ना कहीं आपको लगे कि कंफ्यूजन है, तो ये बीटी फॉर्मूले से ये कर लीजिए तो वो सदिश हो गया, बाकी को आप रेस्ट में डाल दीजिए यानी अदिश राशि हो गया। अगर निगेटिव नहीं है तो वहां पे हम तुक्का लगा सकते हैं। तो ये फार्मूला काफी कारगर फार्मूला है। ठीक है, तो ऊर्जा कैसी राशि है, तो ये अदिश राशि है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या, तो याद रखिएगा प्राक्कलन समिति में सदस्यों की जो संख्या होती है वो 30 होती है, और ये सिर्फ लोकसभा के सदस्य होते हैं। ठीक है, प्राक्कलन समिति में सिर्फ लोकसभा के सदस्य होते हैं जिनकी संख्या 30 होती है। एक होता है लोक लेखा समिति, तो लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 जो होंगे वो लोकसभा से होंगे और 7 जो होंगे वो राज्यसभा से होंगे। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसमें लोकसभा के ही केवल सदस्य होते हैं, तो प्राक्कलन समिति में संख्या 30, या प्राक्कलन समिति में कितने संख्या, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो 22 होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। क्वेश्चन नंबर 15, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, तो ये एक संस्कृत व्याकरण था अष्टाध्यायी, और इसके पाणिनि। ठीक है, पाणिनि जो थे अष्टाध्यायी के लेखक थे। क्वेश्चन नंबर 16, ईसाई शिक्षा पर 1 लाख खर्च करने का प्रावधान किस एक्ट में किया गया, तो सुनेंगे ध्यान से, इस पे भी थोड़ा सा हम आप लोग को समझाएंगे। 1813 का जो चार्टर अधिनियम आया उसमें कुछ प्रावधान किए गए। पहला प्रावधान ये किया गया कि ईसाई शिक्षा पे जो खर्च जो की जाएगी वो 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। ठीक है, दूसरा चीज इसमें ये क्या गया, देखिए ये लोग शिक्षा पे काफी जोर देते थे। अभी हम आपको बोले भी कि सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम करे तो काफी, क्योंकि देखिए जितने भी जो भी
यूरोपियन जो रहे, वो दो ही चीज पे पूरे विश्व में राज किए, शिक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, और कई सालों तक कई देशों पे शासन करते रहे। खैर वो तो अलग चीज है। तो इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा 1813 के चार्टर अधिनियम में, ये चीज हम आपको बता रहे हैं। तो ईसाई शिक्षा की जो खर्च की जो बात की गई वो 1813 के चार्टर अधिनियम में किया गया। दूसरा एक था कि व्यापार पर से एकाधिकार, यानी जो भी चीन और पूर्वी दो देश जो होंगे उनको जो माने कुछ एक सीमा तक रखा गया और बाकी प्रतिबंध लगा दिए गए। तो एकाधिकार की जो समाप्ति की जो बात किया गया व्यापार पर से, वो किया गया 1813 के चार्टर अधिनियम में। लेकिन अगर पूर्णतः एक अधिकार की बात आएगा, अगर दे देगा कि कंपनी पर से पूर्णतः का एकाधिकार व्यापार जो है वो समाप्त कर दिए गए, तो वो होता है 1833 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, तो इसलिए हम बार बार बोलते हैं, थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर देते हैं। तो 1813 के अधिनियम के ही क्या किया गया कि ईसाई शिक्षा पर 1 लाख तक खर्च की बात की गई। क्वेश्चन नंबर 17, पिंडारियों का दमन किसके शासनकाल में हुआ? काफी इंपॉर्टेंट है। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में, याद रखिएगा। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स का शासनकाल 1813 से 1822 ईस्वी तक माना जाता है, और इसके शासनकाल में जो शाहाबाद का जो पूरा जो क्षेत्र जो था वो पिंडारियों के लिए जाना जाता था। तो ये पिंडारियों का जो दमन जो किया गया वो लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में ही किया गया था। एक और क्वेश्चन बनता है लॉर्ड हेस्टिंग्स से, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है कि एक युद्ध हुआ था आंग्ल नेपाल, ठीक है, जो युद्ध हुआ उसकी भी वो भी जो हुआ 1814 से 1816 के बीच, वो भी लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ था। और उसी समय यानी जो ये युद्ध की जो समाप्ति हुई वो संगोली की संधि से हुई थी, याद रखिएगा। तो संगोली की संधि, क्योंकि एक संगोला की संधि भी है, तो संगोला की जो संधि है वो 1750 है और संगोली की जो संधि है वो 1816 ईस्वी में। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। कहीं 1815 भी देता है, क्योंकि 1814 से लेकर 1816 तक आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। तो पिंडारियों का दमन किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 18, अनुच्छेद 170 का संबंध है, तो याद रखिएगा ये विधानसभा में न्यूनतम और अधिकतम सीटों के बारे में बात करेगा। यानी कहता है कि अनुच्छेद 170 की विधानसभा में जो न्यूनतम जो सीट होगा वो 60 होगा और मैक्सिमम जो होगा वो 500 होंगे। एक्सेप्शनल तो सब जगह है, आप जान ही रहे हैं कि एक्सेप्शनल में सिक्किम हो गया, गोवा और मिजोरम। सिक्किम में 32, गोवा मिजोरम में 40-40, लेकिन उसमें नहीं जाना है। जब वो देगा मिलाने के लिए तब उसमें कर देंगे कि गोवा में 40, सिक्किम में 32, मिजोरम में 40। ठीक है, ये मिलाने के लिए कभी कभी दे देता है कि सिक्किम में कितना है तो 32 है, गोवा में कितना है तो 40 है, मिजोरम में कितना है तो 40 है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि विधानसभा में मिनिमम सीट कितना होना चाहिए तो 60 और मैक्सिमम कितना होना चाहिए तो 500। तो इसकी चर्चा कहाँ पे की गई है? तो अनुच्छेद 170 में। थोड़ा सा वीडियो लंबा चला गया, लेकिन आराम आराम से हम आप लोग को करा रहे हैं, ताकि क्योंकि अब एग्जाम नजदीक आएगा, सारे एग्जाम अभी होने वाले हैं, तो आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट पहुंचे। क्वेश्चन नंबर 19, ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है, तो याद रखिएगा ये डॉप्सन इकाई में मापी जाती है। ओजोन यानी O3, और ये याद रखिएगा कि यही हमें अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है, पराबैंगनी किरणों से बचाती है। तो ओजोन परत की जो मोटाई जो मापी जाती है वो डॉप्सन में मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 20, थोड़ा सा इस पे हम डिटेल में बात करेंगे। मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य जो है याद रखिएगा भाग 4 के क में है। ये तो क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन का आंसर हो गया 4 के क में है। तो सुनेंगे आप, 1976 के पहले भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का व्याख्या नहीं था, लेकिन 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन के तहत सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। उस समय कहाँ जोड़ा गया मौलिक कर्तव्यों को? तो भाग 4 के क और अनुच्छेद 51 के क में। ठीक है, उस समय मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, लेकिन अगर अभी वर्तमान में अगर पूछा जाए तो ये वर्तमान में इसकी संख्या 11 हो गई है। यानी 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ, 86वां संविधान संशोधन, उसी के तहत मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 से बढ़ाकर 11 कर दिया गया, जिसमें माता पिता और
संरक्षण होंगे 6 से 14 साल तक के बच्चों को जो शिक्षा की बात की गई, निःशुल्क शिक्षा की बात की गई। तो ये मौलिक कर्तव्य के बारे में हम आपको बता दिए। एक बार फिर से एक बार मौलिक कर्तव्य के बारे में बता दे रहे हैं, सुनेंगे। 1976 के पहले भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या नहीं थी, लेकिन सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन के तहत संविधान के भाग 4 के क और अनुच्छेद 51 के क में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। उस समय मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, वर्तमान समय में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। तो ये रहा आप लोग के सामने 20 क्वेश्चन का सेट, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा, या जो भी चीज़ हो। हम ज़्यादा कुछ तो बोल नहीं रहे हैं अब कि आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम पहले ही कमिटमेंट कर चुके हैं कि मुझे नहीं बोलना है, ठीक है। आप लोग को अगर अच्छा लगे दूसरों को भी प्रेरित कीजिए, और हम चाहते हैं कि आप लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग बेनिफिट उठाइए। और हमारा ऑफलाइन क्लास भी हम लोग बहुत जल्द स्टार्ट लगभग कर ही चुके हैं। अगर जो भी ऑफलाइन में भी आना चाह रहे हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत पहले हम अपना उस पर डाल चुके हैं, नंबर भी है मेरा आप लोग के सामने। तो चलिए आप लोग देखते रहिए स्पिरिट ऑफ सक्सेस क्लासेस का यूट्यूब चैनल, और फिर हम लोग एक नए वीडियो के साथ बहुत जल्द आप लोग के सामने लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।